जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे अपने पिछले क्लासेस में। फर्स्ट चैप्टर है ये आपका सेकेंड पार्ट का इकोनॉमिक्स के सेकेंड पार्ट का विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें फर्स्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये टॉपिक हमें आज स्टार्टअप करना था, क्योंकि कल की क्लास में हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज हम स्टार्टअप करते हैं टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमारे देश में हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जब तक भी ब्रिटिश रिजाइम रहा है, या कह लीजिए कि ब्रिटिश रूल रहा है जब तक भी इंडिया में, ठीक है, तो उस टाइम तक जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था इकोनॉमी का वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड था। उन्होंने कभी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कोई एफर्ट एज सच नहीं किया। बेसिकली डेवलपमेंट कितना हुआ था? डेवलपमेंट सिर्फ उतना हुआ था जितना ब्रिटिश एम्पावरमेंट के लिए या ब्रिटिश जो आपका एम्पायर था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी था। जैसे हम सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं रोड्स से, ठीक है। तो रोड्स जो थी, द कंडीशन ऑफ रोड वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो भी रोड्स बने हुए थे वो सिर्फ इसलिए थे कि आर्मी को इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाया जा सके, या फिर इंडिया के एक राज्य से दूसरे राज्य में रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को ईज़िली किया जा सके, और सिर्फ इसी पर्पस को ध्यान में रखकर रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ठीक है, रेलवेज़ के किनारे या फिर एयरपोर्ट तो नहीं, रेलवेज़ के किनारे या फिर कह लीजिए कि आपका जो सी पोर्ट होते थे उनके पास में इंग्लैंड तक जाने के लिए, जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जो सुएज़ कैनाल का आर्टिफिशियल वाटरवे डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, तो उसके थ्रू वहाँ के पोर्ट से इंडिया के इंटरनल बॉर्डर्स तक जो है रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है, और मेटल रोड बनाई गई थी। उसके बाद जो भी विलेज साइड थे, गांव के लोग या छोटे छोटे शहरों के लोग, वहाँ पर रोड्स बिल्कुल भी नहीं बनी थी, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स को कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता था। और जो भी कुछ था, मतलब कंस्ट्रक्शंस या रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो भी कुछ था वो थोड़ा बहुत सिर्फ सिटीज़ में था, और उसका रीज़न ये था कि वहाँ से उन्हें आर्मी को या रॉ मटेरियल को मोबिलाइज़ करना होता था। ठीक है, और इसका एग्जांपल इसको आप इनफैक्ट आज की लाइफ में भी आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि अभी तक कितनी बेसिक स्कीम्स चलाने के बावजूद जो हमारे गांव हैं वो रिमोट एरियाज़ में गिने जाते हैं, और उनको अभी तक हम कनेक्ट नहीं कर पाए हैं मेन स्ट्रीम रोड्स से। हाईवेज़ जो हैं आपके, ठीक है, चाहे स्टेट हाईवेज़ हों या नेशनल हाईवेज़ हों, गांव की पहुंच या गांव की सड़कें उन तक कनेक्ट बहुत कम हो पाई हैं। वो रीज़न सिर्फ यही है कि ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है रूरल एरिया का, वो शुरू हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आ जाइए रेलवेज़। तो रेलवेज़ आपका जो था, रेलवेज़ में ब्रिटिश रूलर्स ने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया 1850 में। ठीक है, लेकिन रेलवेज़ ने काम करना शुरू किया था इंडिया में 1853 में। ठीक है, रेलवेज़ वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, क्योंकि कम समय में उन्हें भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचना होता था,
और अपने जो एक मेजर आर्मी या फिर कह लो एक वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स वगैरह को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था। तो तब ये रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द बेनिफिट और फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑनली, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पर्पस क्या था, फॉरेन ट्रेड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। भाई इंडिया के अलग अलग पार्ट से अब रॉ मटेरियल जो है वो कलेक्ट होकर सी पोर्ट तक पहुंच सकता था, रेलवेज़ के थ्रू ज़्यादा अमाउंट में पहुंच सकता था सी पोर्ट तक और कम समय में पहुंच सकता था। और इस तरह से फॉरेन ट्रेड को, जो कि एक वे था, मतलब एक वन साइडेड था, और वो किसके थ्रू था, ब्रिटेन के थ्रू। तो वो जो फॉरेन ट्रेड था उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हुए, रेलवेज़ के अपने कुछ बेनिफिट भी हुए इंडिया में इंट्रोडक्शन के। सबसे पहला क्या हुआ कि ये रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं, उसको प्रॉपर कॉमन सिटीजन्स के यूज़ के लिए भी जो है वो रिलीज़ किया, जिसकी वजह से कॉमन जो पीपल थे उनको ट्रांसपोर्टेशन का एक फास्टेस्ट मोड मिला उस टाइम पर, ठीक है। दूर तक जा सकने में उनकी पहुंच सक्षम हुई। उसके अलावा नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई इकोनॉमी में, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिला, जो कि हालांकि सिर्फ वो ब्रिटेन के साथ ही था, लेकिन एक्चुअली में ये फॉरेन ट्रेड क्या हुआ और ज़्यादा, मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ गुड्स और ज़्यादा पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा रेलवेज़ ने इनकरेज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। कैसे, रॉ मटेरियल स्मूथली अब एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकता था, कम समय में कर सकता था। और सिमिलरली फिनिश गुड्स को भी अब हम बड़ी मार्केट में, यानी जगह ज़्यादातर मार्केट्स में पहुंचा सकते थे। तो इस वजह से रेलवेज़ के इंट्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा बहुत इंडिया में स्टार्टअप हुआ। और लास्ट जो बेनिफिट हुआ वो हुआ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसको प्रमोट किया गया। कैसे कि इन्होंने जो है जो सेल्फ सफिशिएंसी इंडियन विलेज की थी पहले, कि गांव के लोग जो है वो भरपूर अनाज उगाते थे और अपनी खपत से ज़्यादा वो लोग बेचकर अपनी जो प्रॉपर एक अर्निंग होती है वो अर्न किया करते थे, लिवलीहुड, ठीक है। बाद में फिर कमर्शियलाइजेशन हुआ और धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन जो है वो बेसिकली पहले लिमिटेड था उन एरियाज़ तक जहाँ पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बाद में रेलवेज़ आई और ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा बड़े एरिया तक फैल गया, क्योंकि अब वो रॉ मटेरियल हर एरिया से वो कलेक्ट कर सकते थे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर ज़्यादा जो क्रॉप्ड एरिया है उसको क्या करते थे वो लोग, ब्रिटिशर्स जो है वो यूज़ करना चाहते थे कमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर में। तो ये था आपका रेलवेज़। नेक्स्ट आ जाइए एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है कि जैसे जैसे रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन बढ़ा और फिर आगे और जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत करने की बात आई, तो वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इनको सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जाता था और ब्रिटिश रूल में। और इसका डेवलपमेंट जो था वो बहुत ही पुअर लेवल तक किया गया था। वाटर लेवल को इसलिए डेवलप किया गया था क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई होते थे, यहाँ से आर्मी इक्विपमेंट्स ब्रिटेन से इंडिया में आते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनलैंड वाटरवेज़ की बात करें, मतलब देश के अंदर जो वाटरवेज़ थे वो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे, कोई डेवलपमेंट नहीं था उसमें, ठीक है। इंडियन शिपिंग कंपनीज जो थी कोई भी सक्सेसफुल नहीं थी। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन की जो शिपिंग कंपनीज हैं उनसे एक टफ कंपटीशन मिलता था। और इसके अलावा जो आपके इंटरनल जो डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज हैं, लोकल शिपिंग कंपनीज इंडिया की, वो उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता था इंडिया में, ठीक है। तो
और इसके अलावा अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या था, एयर ट्रांसपोर्ट वाज मेड इन इंडिया इन 1920। 1920 में एयर ट्रांसपोर्ट को स्टार्टअप किया गया था इंडिया में, और इसकी प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा स्लो थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, इसका यूज़ हुआ और उसके बाद से इसके डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो थोड़ा तेज़ हुई ना। लास्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का है कम्युनिकेशन ना। कम्युनिकेशन जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इंडिया का था वो 1837 में स्टार्टअप हुआ था। जो अभी जो पोस्टल डिपार्टमेंट चलता है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी टेलीफोन वगैरह से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में उसके बाद में, ठीक है। और जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो डेवलपमेंट था वो इंडिया में हुआ था। क्यों हुआ था? अगेन फिर वही रीज़न कि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के लिए हुआ था। उनको कह लीजिए कि उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हुआ था, ठीक है, डेवलपमेंट। और इस स्ट्रेंथन करने की प्रोसेस में कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीन्स को डेवलप किया गया ताकि मैसेजेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, कंट्री के एक पार्ट से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ज़्यादा जल्दी और आसानी से पहुंचाए जा सकें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँगी कि इसका भी जो डेवलपमेंट था वो उतना ही था जितना कि ब्रिटिशर्स को रिक्वायरमेंट थी। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो गांव देहात में आपको कोई पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स इवन नहीं मिलता था, ठीक है। और उसका रीज़न वही था कि द ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन was not at all interested in maintaining the infrastructure services in India. Whatever services they maintained, that was only to benefit them. वो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने सर्विसेज डेवलप की थी, वो उनकी मजबूरी थी। अदरवाइज it was very difficult to control such a large country इन दैट मैनर, जिस तरह से कंट्रोल किया गया था इंडिया को, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. In our next lecture, in our next class, we will discuss about some other topic of the chapter. That's all for today. Thank you and have a nice day.